नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का तीसरा अध्याय जो है सामाजिक संस्थाओं को समझना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि संस्थाएं क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है संस्था का अर्थ, यानी संस्था किसे कहते हैं। विस्तृत अर्थ में यानी कि बड़े पैमाने पर संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या किसी के द्वारा स्थापित हो या कानून अथवा प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है। यानी कि प्रथा का मतलब समाज के द्वारा और कानून के द्वारा जो स्वीकृत नियम हैं उनके अनुसार कार्य करती हैं और उसके नियमित तथा निरंतर कार्य चलन को इन नियमों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता है। यानी कि इसके अंदर नियमित कार्य करने की प्रक्रिया जो होती है उसको समझे बिना इसके बारे में जाना नहीं जा सकता है। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं, साथ ही वे व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। यानी कि संस्थाएं जो होती है वो व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाने का यानी कुछ कानून बनाने का कार्य भी करती है, तो वो उन्हें कुछ कार्य करने के लिए अवसर भी प्रदान करती हैं। संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि संस्थाएं जो होती है वो स्वयं में एक लक्ष्य लेकर के चलती है या किसी लक्ष्य के लिए कार्य करती हैं। फिर है संस्था का प्रकारवादी दृष्टिकोण, यानी कि इसका प्रकारवादी दृष्टिकोण यानी इसके प्रकार कितने हैं और किस प्रकार से ये कार्य करती है। एक प्रकारवादी दृष्टिकोण सामाजिक संस्थाओं को मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि प्रकारवादी दृष्टिकोण में सामाजिक संस्थाएं जो होती है किसी मान को या किसी लक्ष्य को लेकर के या आस्था से जुड़ी हुई मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को यानी कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। अतः सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान होती है। इस प्रकार समाज में हमें औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं। यानी कि समाज में दो तरह की संस्था होती है, एक तो औपचारिक संस्थाएं होती है और एक होती है अनौपचारिक संस्थाएं। परिवार और धर्म जो है अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं हैं। यानी कि औपचारिकता नहीं दिखाई जाती, यानी कि अपनत्व का जहाँ भाव होता है वहाँ अनौपचारिक संस्थाएं काम करती है और औपचारिक का मतलब दिखावा। तो जबकि कानून और शिक्षा जो है ये जो है वो क्या है, कानून और शिक्षा जो है ये है, कानून और शिक्षा औपचारिक शिक्षा सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आती है। फिर आगे संस्था का संघर्षवादी दृष्टिकोण। एक संघर्षवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज में सभी व्यक्तियों को स्थान समान नहीं है। यानी कि संस्था के अंतर्गत सभी को एक समान स्थान नहीं दिया जाता है। सभी सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रभावशाली अनुभागों के हित में संचालित होती है। यानी कि समाज की ये जो संस्थाएं जो होती है वो समाज के हितों के लिए चलाई जाती है। प्रभावशाली सामाजिक अनुभागों का न केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है, बल्कि वे यह भी निश्चित करते हैं कि उनके विचार ही समाज के विचार बन जाएं। यानी कि संस्था ये कोशिश करती है कि उनके जो विचार है समाज के हित में वही विचार समाज के विचार भी बन जाए, ताकि एक समाज को एक अच्छे विकास की तरफ ले जाया जा सके। फिर आगे है परिवार। परिवार एक नैसर्गिक सामाजिक संस्था है। नैसर्गिक का मतलब होता है कि जरूरी सामाजिक संस्थाएं जो होती है उसके अंतर्गत आता है। यह सर्वाधिक व्यापक और अपरिवर्तनीय है। यानी कि यह समाज परिवार जो होता है विस्तृत होता है और यह कभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आते हैं। यह निजी क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित हैं। अर्थ इसका है परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह होता है। यानी कि परिवार जो होता है प्रत्यक्ष यानी कि साक्षात या सामने रिश्तेदारियों से संबंधित जुड़े रिश्तेदारी अपने खून के रिश्तों से जुड़े हुए व्यक्तियों का एक समूह होता है, जिसके बड़े सदस्य बच्चों के लालन पालन का दायित्व करते हैं। यानी कि उसके जो बड़े सदस्य होते हैं परिवार के वो बच्चों का लालन पालन उनका पोषण करते हैं। फिर प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार परिवार। प्रकारवादी के अनुसार
परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता करते हैं। प्रकारवादियों के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरे करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जा सकता है। व्यावहारिक रूप से मूल परिवार में पति की जीविका चलाने व सहायक को तथा पत्नी के घरेलू संरचना में प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका शामिल रहती है, लेकिन यह पूर्ण मूल्य नहीं है, यानी कि यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन। भारत में एक मुख्य बहस मूल परिवार में संयुक्त परिवार की ओर बदलाव के बारे में है। भारत में मूल परिवार पहले से ही है, विशेषतः अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा विद्यमान रहे। समाजशास्त्री A.M. शाह का कहना है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि A.M. शाह का परिवार के बारे में क्या दृष्टिकोण है कि A.M. शाह के अनुसार कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है और इनके मुख्य कारक है औसत आयु में वृद्धि होना। यह अध्ययन इस दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं, यानी कि संयुक्त परिवार का विखंडन होता जा रहा है। परिवार के विभिन्न स्वरूप। विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक समाज में परिवार के जो स्वरूप अलग अलग होते हैं। मातृ स्थानिक परिवार और पितृ स्थानिक परिवार, यानी कि परिवार दो तरह के होते हैं, एक तो मातृ स्थानिक परिवार, पितृ स्थानिक परिवार, और एक पितृतात्मक परिवार और एक मातृतंत्रात्मक परिवार, यानी कि परिवार को दो प्रकार में बांटा गया है। फिर है परिवार में परिवर्तन। परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित और रूपांतरित होते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन की दिशा सभी देशों और क्षेत्रों में हमेशा एक समान नहीं हो सकती, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ पिछले मानक और संरचनाएं चलती रहती हैं। अतः परिवार में परिवर्तन और निरंतरता सहवर्ती है, यानी कि परिवार में परिवर्तन दिखाई देता है। परिवार किस तरह लिंगवादी है? इस विशाल विश्वास के कारण कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों, यानी कि उनके परिवार वालों की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरी घर चली जाएगी। लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि भारत में अल्पायु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से कहीं अधिक है। कन्या भ्रूण हत्याएं इसका मुख्य कारण है। 2001 में 0 से 6 समूह में भारत की लड़कियों का लिंगानुपात 927 था। फिर आगे आता है विवाह। विवाह क्या क्या अर्थ है? विवाह को दो वयस्कों पुरुष और स्त्री के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फिर विवाह के रूप। विवाह के अनेक रूप होते हैं। वैधानिक रूप से विवाह करने वाली साथियों की संख्या के आधार पर विवाह के दो रूप पाए जाते हैं। पहला है एक विवाह और दूसरा होता है बहु विवाह, यानी कि विवाह को दो भागों में बांटा जाता है। एक विवाह प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है, यानी कि एक साथी यानी एक पति या एक पत्नी के साथ जो संबंध रखते हैं वो एक विवाह के अंतर्गत आते हैं। इस व्यवस्था में किसी भी समय में पुरुष केवल एक पत्नी और एक स्त्री केवल एक पति रख सकती है। फिर दूसरा होता है बहु विवाह। बहु विवाह प्रथा एक समय में एक से अधिक विवाहिक साथी होने का द्योतक है। इसमें तो एक पति और दो या दो से अधिक पत्नियां अथवा एक पत्नी और एक या अधिक पति होते हैं। प्रायः जहां आर्थिक स्थितियां कठोर होती है वहां बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, यानी कि जो संपन्न व्यक्ति होते हैं वह वहाँ पर बहुपत्नी प्रथा पाई देखी जाती है।
फिर अगला है विवाह निश्चित करना, नियम और निर्देश। कुछ समाजों में विवाह साथी के चयन का निर्णय अभिभावकों या संबंधियों द्वारा किया जाता है और कुछ अन्य समाजों में साथी का चयन करने में व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं। फिर आगे अंतर्विवाह और बहुविवाह के नियम। अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है। उनके लिए उदाहरण के लिए एक जाति यानी कि अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह कहलाते हैं। फिर बहिर्विवाह। बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। अंतर्विवाह बहुविवाह में कुछ नातेदार इकाइयों को संदर्भ के रूप में लिया जाता है, जैसे गोत्र, जाति, नस्ल, प्रजाति या धार्मिक समूह। फिर आगे आता है नातेदारी। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों जैसे माता, पिता, बहन, भाई, संतान आदि को जोड़ते हैं। यानी कि रिश्तेदारी जो होती है वो तो एक तरह से रक्त से संबंधित होती है और एक होती है अपने विवाह के बाद के जो संबंध होते हैं उनके आधार पर। जो दो व्यक्तियों स्त्री और पुरुष का विवाह हो जाता है तो वे परस्पर नातेदार बन जाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं। विवाह के माध्यम से अभिभावक, भाई बहन तथा अन्य रक्त संबंधी जीवन साथी के रिश्तेदार बन जाते हैं। फिर नातेदारी के प्रकार। समरक्त नातेदारी यानी रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदारी कहा जाता है, यानी कि खून के रिश्ते जो होते हैं उन्हें समरक्त कहा जाता है। वैवाहिक नातेदारी यानी विवाह के माध्यम से बने नातेदारियों को वैवाहिक नातेदार कहा जाता है, यानी कि विवाह के बाद में जो रिश्तेदार बनते हैं उन्हें वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। तो आज इतना ही।